हैं और ये जो भी फैसला आया है हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हुए हम अगला कदम तब बढ़ाएंगे और जब बढ़ाएंगे तो हम आपको बता देंगे। अपने पक्ष सारे रखे थे, हमने ये पक्ष रखा था कि कल्पना नाम की एनजीओ ने उस लड़की का विक्टिम का काउंसलिंग किया है। फिर हमने ये पता लगाया कि वो कल्पना नाम की एनजीओ महिला आयोग के साथ जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, तो महिला आयोग से जवाब आया कि कल्पना नाम की एनजीओ यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। फिर हमने पता लगाया कि क्या ये कल्पना नाम की एनजीओ। चलिए, ये आश्रम की प्रवक्ता है, उनका कहना है कि वो अब अगला कदम अपने वकीलों से बात करने के बाद निर्धारित करेंगे क्या करना है। उनके पास ऊपरी अदालत में जाकर अपील करने का रास्ता खुला और वो जरूर इसका इस्तेमाल भी करेंगे। एक अपडेट और मनीष से ले लें, फिर चलते हैं बाकी मेहमानों के पास। मनीष, ये बताइए, इस पूरे मामले में आसाराम का अपना बचाव था क्या? देखिए, इस पूरे मामले में आसाराम का कहना यह था कि ये बात सच है कि वो लड़की और उसके माता पिता उस दिन जोधपुर आश्रम आए थे, इसमें वो डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कमरे के अंदर के जो घटनाक्रम है उसको वो इनकार करते थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और दूसरी बात, आसाराम के वकीलों की दूसरी दलील थी कि अगर ऐसी कोई घटना घटी होती तो वो लड़की या उसके माता पिता जो जोधपुर आश्रम में किसी और से भी बात करते। तीसरी जो दलील थी वो कहना यह था कि लड़की और माता पिता ने आश्रम में एक टीचर से संपर्क किया था, उसके कुछ फोन कन्वर्सेशन हुए हैं। तो इस तरह से वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि एक साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है, लेकिन अदालत में दूसरे तरफ जो सबूत थे वो काफी मजबूत थे। सौरभ, ये पहला मामला था जिसमें 0 एफआईआर दर्ज हुई थी। लड़की के स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दिल्ली में दर्ज कराए गए थे, वहीं मेडिकल जांच हुई थी। तो लड़की के स्टेटमेंट, जो पीड़ित लड़की थी, वो अपने आप में सारी कहानी बयां कर रही थी। उसके बाद लड़की के माता पिता के जो बयान थे वो भी इस मामले में लड़की के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, हम उस आश्रम में उस कमरे तक गए थे, कमरे के अंदर माँ बाप दोनों को रोक दिया गया, लड़की को अंदर बुलाया गया, बाद में पिता वहां से चले गए, लेकिन माँ अपनी बेटी के इंतजार में रात में वहीं बैठी रही और जब बेटी आई तब उसको लेकर गई और फिर बेटी ने जो कुछ बताया तो ये स्टेटमेंट का हिस्सा था। उसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट सबूत कि दिल्ली से जोधपुर गए थे, इसके लिए मंडोर एक्सप्रेस में जो टिकट कटाई गई थी लड़की और उसके माता पिता के नाम से, तो अभियोजन पक्ष ने रेलवे से रिक्वेस्ट करके वो रिजर्वेशन की पूरी लिस्ट ले ली थी, जिससे साबित हुआ था कि उस दिन वो लोग जोधपुर में थे। तो ये तमाम कड़ियां जुड़ती थी। एक बात केवल थी कि अदालत ने ये पाया कि शिवा और प्रकाश जो कि आसाराम बापू के सेवादार के तौर पर थे, एक रसोइया थे और दूसरा सेवादार, इन दोनों की भूमिका क्या है। अदालत ने माना कि इन दोनों की भूमिका दरअसल ये साफ नहीं करती है कि वो किसी साजिश के हिस्सा थे, लेकिन ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, मॉडस ऑपरेंडी ये था कि जोधपुर आश्रम से एक लड़की को कन्विंस करके लाया जाता है और इसीलिए आईपीसी की धारा 370, 342, एक बात यहाँ और दर्शकों को याद दिलाना जरूरी है मनीष, कि ऐसा एक और मुकदमा चल रहा है आसाराम के ऊपर। ये सूरत की 2 बहनें थीं जिन्होंने ऐसा ही आरोप लगा रखा है और वो मुकदमा अलग चल रहा है। यानी इस किस्म के पहले मुकदमे में सजा हुई है, दोषी करार दिया गया है आसाराम, लेकिन ऐसे और भी आरोप हैं। निर्णय कपूर के पास हम चलते हैं, इस वक्त अहमदाबाद से हैं। निर्णय, ये एक मामले में फैसला है, लेकिन जब इस लड़की ने हिम्मत करके पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और लोग भी सामने आए थे, और फिलहाल आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि पुलिस का क्या बंदोबस्त है इस फैसले के बाद। देखिए, मैं इस वक्त अहमदाबाद में जो आसाराम संस्थान का हेडक्वार्टर है, ठीक उसके बाहर खड़ा हुआ हूं। अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है आज, लेकिन मैं आपको दिखा दूं, यहाँ बाहर का जो माहौल है फिलहाल शांति बनी हुई है। यहाँ पे अंदर बताया जा रहा है कि करीब 800 से 900 की संख्या में साधक और साधिकाएं जो हैं वो मौजूद हैं। सुबह से एक्चुअली एक हवन रखा गया था यहाँ पे, आसाराम निर्दोष छूट जाए इसके लिए, और यहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त भी काफ़ी पुख्ता किया हुआ था। इसी संदर्भ में अंदर भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं, महिला और पुरुष पुलिसकर्मी, और बाहर भी पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जो हवन किया जा रहा था, ऐसा लगता है सौरभ, उसका कोई खास असर नहीं पड़ा है। ईश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी है जो साधक है उनकी, क्योंकि फैसला जो आया है उसमें साफ तौर पर दोषी ठहराया गया है। फिलहाल आश्रम की तरफ से यहाँ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जैसे कि आशंका व्यक्त की जा रही थी, पहले से अपील की जा रही थी साधकों से कि वो संयम बनाए रखें। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि शांति बनी हुई है। जिस तरह का दृश्य देखा गया था पंचकुला में
बाबा राम रहीम के जजमेंट आने के बाद इस तरह का कोई माहौल बिगड़ता हुआ यहाँ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 4.5 साल से आसाराम पहले ही जेल में हैं और आश्रम में जो गतिविधियां थी उस पर काफ़ी हद तक असर भी पड़ा है, भक्तों का आना भी काफ़ी कम हो गया था। आज क्योंकि जजमेंट आने वाला था इसलिए यहाँ पे हवन रखा गया था और भक्त आए हुए थे। कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्था जो है वो बिगड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अहमदाबाद में केस चल रहा है, अहमदाबाद की जो पीड़िता है उसको लेकर के ज़रूर उनके जो होप्स हैं और उसके साथ जो उनको जरूर आज कुछ बल मिला होगा। निर्णय आपके पास लौटेंगे, एक बार फिर हम मनीष झा के पास चलते हैं। मनीष, कुछ और तफसील मिल पाई है अदालत के अंदर, क्या क्या हुआ? सौरभ, मैं आपको बताऊं कि चूंकि अदालत जो यहाँ मेकशिफ्ट कोर्ट बनाई गई थी उससे अभी कोई वकील बाहर नहीं निकले हैं। एक अंदाजा बस यही लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि फिर सजा पर भी बहस आज ही हो, क्योंकि अगर सजा पर बहस का नहीं मसला होता तो शायद वो लोग जल्दी से निकल लेते। लेकिन अभी भी फिर भी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि सजा पर बहस कब होगी और सजा कब सुनाई जाएगी। लेकिन हम लोग एक अंदाजा लगा रहे हैं कि चूंकि ये सारा स्पेशल अरेंजमेंट हाईकोर्ट के आदेशानुसार किया गया था, इसलिए मुमकिन है कि जज साहब आज ही चारों आरोपियों की सजा पर भी जिरह कर सुनने के बाद ये भी फैसला कर ले कि क्या सजा दी जा रही है इन तीनों आरोपियों दोषियों को। बहरहाल अभी इंतजार हो रहा है कोई वकील। ठीक है मनीष, अभी आपने कहा अभी इंतजार है कोई बाहर आए तो वो पूरी तफसील बताए। नीलम दुबे से फिर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नीलम जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? We have full respect in our judicial system. I haven't been what exactly the verdict is. I didn't know that. I'm knowing all these things in bits and in tits and bits through you. So let me discuss these all the verdict points with our legal team, and our legal team will decide. नीलम दुबे मीडिया से घिरी हुई है इस वक्त, लेकिन उनका स्टैंड यही है कि अभी फैसला पूरा उन्होंने देखा नहीं है और वकीलों के साथ सलाह मशवरा करके वो इस पर आगे निर्णय करेंगे। विकास गुप्ता, लेकिन आपने कहा था इन धाराओं के तहत बहुत सख्त सजा का प्रावधान है, कम से कम 10 साल। इतनी सजा तो आसाराम को होगी, इतना तो हम अभी भी कह सकते हैं। बिल्कुल सौरभ, शुरुआत में ही बात हुई कि क्रिमिनल, और आपके प्रवक्ता जो कवर कर रहे हैं जोधपुर में, उन्होंने भी कहा कि क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो सख्ती आई है उसमें जो एडिशंस करे गए गुरु और टीचर के माध्यम से, जिसमें मिनिमम सजा 10 साल और मैक्सिमम उम्र कैद तक है, वो प्रावधान है और बड़ी समस्या का विषय है। अच्छा, एक खबर और बता दूं, उस पर आपका अपडेट, उस पर आपका कमेंट लूंगा कि जोधपुर पुलिस ने अदालत से यह दरखास्त की है कि सजा का ऐलान भी आज ही कर दिया जाए। ये पुलिस चाहती है, पुलिस प्रशासन ये चाहता है। दरअसल उनके लिए ये बंदोबस्त दोबारा आज जो कर किया है उन्होंने शहर भर में, और केवल एक शहर में नहीं, राज्य की सीमाओं तक पर इसका असर पड़ा है। वो ये चाहते हैं कि पुलिस आज अदालत अपना पूरा फैसला आज सुना दे ताकि उनको ये बंदोबस्त दोबारा ना करना पड़े। हो सकता है अदालत आज का वक्त लेकर के कल सजा पर अपना फैसला देती या उसके कुछ और वक्त बाद, लेकिन जोधपुर पुलिस का यह कहना है कि प्रशासन की दिक्कतों को समझते हुए उनके लिए जो जितने भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने हैं उसकी पेचीदगियों को देखते हुए आज ही सजा भी सुना दी जाए। अभिषेक उपाध्याय के पास चलेंगे। अभिषेक, तो मतलब आज ही सजा भी सुनाई जा सकती है? अभिषेक, आपको आवाज हमारी आ रही है? खबर यह मिली है कि पुलिस चाहती है कि सजा का ऐलान भी आज ही हो। आवाज वो धीमी आ रही इसमें। चलिए मनीष के पास चलते हैं इसी खबर पर। मनीष, पुलिस की मुसीबत समझी जा सकती है, उनकी दिक्कत समझी जा सकती है। इतना बड़ा बंदोबस्त आज के दिन किसी आशंका को देखते हुए उन्होंने किया, अब यही उनको करना पड़ेगा अगर अदालत आज अब सजा ना देकर के कल या परसों का वक्त देती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए सौरभ, और ये बात समझी जा सकती है क्योंकि हाईकोर्ट ने स्पेशल ऑर्डर निकाला था इस मेकशिफ्ट कोर्ट के लिए, और हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य ने ये जानकारी दी थी। मनीष, जो आपने जानकारी दी है कि पुलिस ने रिक्वेस्ट किया है कि सजा पर आज ही सुनवाई हो और फैसला भी आज ही आ जाए क्योंकि इतना सारा अरेंजमेंट हो। देखिए बिल्कुल, चूंकि तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं तो उन्होंने जज साहब को कहा भी है कि कानून व्यवस्था को आज के लिए मजबूत रखा जाए, क्योंकि आज भर के लिए उन्होंने परमिशन ली थी, अतिरिक्त जाब्ता मंगाया था। आगे अगर फैसला टाला तो दोबारा से सुरक्षा व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो एक असमंजसता की स्थिति अभी बनी हुई है। तो मान सकते हैं कि संभवतः फैसला आज ही आ जाएगा, क्योंकि बाकी आपने कल देखा कि लंबा चौड़ा फ्लैग मार्च किया गया था। तमाम पुलिस अधिकारी, तमाम अतिरिक्त जाब्ता, सभी अतिरिक्त अन्य आसपास के जिलों को पाबंद किया गया है। तो ये एक बड़ी जो एक प्रैक्टिस
की है पुलिस ने, तो ये उनको एक मैसेज था, इसलिए 24 घंटे का कहीं ना कहीं एक वक्त था। तो कल तक के लिए ही उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई है, उसके मुताबिक तो अब भी ये असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। लिहाजा ये मान सकते हैं कि फैसला आज ही आएगा और उसके लिए अभी एक्सरसाइज चल रही है। अभी फिलहाल जो जानकारी हमें मिल रही है, कोर्ट रूम में सब के सब वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं। खुद डीआईजी जो जेल हैं विक्रम सिंह, वो मौके पर मौजूद है। वहाँ पे अंदर सब सारी वैसी की वैसी व्यवस्थाएं जो हैं वो शुरुआत से जो चल रही है क्रियाकलाप वैसा ही जारी है। अभी फिलहाल कानूनी पेचीदगियां कुछ जरूर फंसी हुई हैं, लेकिन ये हम मान सकते हैं कि फैसला आज आना पूरी तरीके से तय है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए सौरभ, ये बात तो साफ थी कि जब जेल में स्पेशल कोर्ट बनाई जा रही है, हाई कोर्ट ने इसकी परमिशन दी थी, और जैसा कि रात में मनीष भट्टाचार्य और अभिषेक उपाध्याय पूरे शहर का दौरा कर रहे थे, तो जोधपुर पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी ये सारे इंतजाम के लिए। रेलवे स्टेशन तक को यहाँ पर काफी ज्यादा आप कहें तो स्क्रूटनी की गई है ताकि कोई भी आसाराम समर्थक ना आए। तो यही वजह है कि जिला प्रशासन और प्रोसिक्यूशन अब देखते हैं कितना वक्त लगता है सजा के इस ऐलान में या उस पर सुनवाई शुरू होने में। इस वक्त पीड़िता के पिता का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आसाराम को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। नीलम दुबे जो आश्रम की प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ। नीलम जी, आपके लिए बुरी खबर, आसाराम के लिए बुरी खबर आपके लिए, लेकिन ऊपरी अदालत का रास्ता खुला है, फैसले पर क्या कहना चाहेंगी? आवाज बढ़ाओ यार, ऑडियो कम है। और बोल दीजिए, ऑडियो बढ़ाओ सौरभ। नीलम जी, आपको आवाज आ रही है? अब थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ा सा और बढ़ा दो लेवल। जी, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं, इस फैसले को अब स्वीकार कर रहे हैं आश्रम के लोग या नहीं? हमने आपको पहले से कहा है कि हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा था, है और रहेगा। न्याय प्रणाली के तहत एक ही कोर्ट नहीं होती, लोअर कोर्ट के बाद एक सिस्टम के तहत हाई कोर्ट बना है, हाई कोर्ट में एक सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। तो ये एक सिस्टम का हिस्सा है और हमें इस सिस्टम पर यकीन है। हमने लोअर कोर्ट में वो सारे पॉइंट रखने की कोशिश की। हमने कोशिश की ये बताने की कि कल्पना एनजीओ जिसने उस लड़की का काउंसलिंग किया है वो दिल्ली पुलिस में रजिस्टर्ड नहीं है, वो महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग में रजिस्टर्ड नहीं है। किरण झा को क्वेश्चन किया गया कोर्ट में, तो किरण झा जो डायरेक्टर है कल्पना एनजीओ की, वो किसी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाई। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट भी लोकनायक हॉस्पिटल की रखी गई जिसमें यह कहा गया था कि लड़की के शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, तो उसमें भी उससे भी हमें शॉर्टेज। तीसरी बात, लड़की नाबालिग है, उसके वो कोई दस्तावेज सामने नहीं रख सके। इन बातों पर हमें यकीन था कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन हो सकता हम ये पॉइंट ठीक से नहीं रख पाए। मुझे क्योंकि ये नहीं मालूम है कि वर्डिक्ट एक्चुअली है क्या। मैंने अपनी लीगल टीम से कोई संपर्क नहीं साधा है, हमारी लीगल टीम से हमारी अभी तक कोई बात नहीं हुई है। लीगल टीम इस पे चर्चा करेगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय करेगी, हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए, मैं आपको 2 अपडेट दे देता हूं, उस पर आप जरूर बोल पाएंगे कुछ, कि आसाराम, शिल्पी और शरद चंद्र, ये तीनों जो हैं इन्हें दोषी करार देकर बाकी 2 लोगों शिवा और प्रकाश को छोड़ा गया है। हमारी जानकारी यह है कि इन तीनों लोगों को उस साजिश का हिस्सा पाया गया जिसके तहत लड़की को छिंदवाड़ा से जोधपुर लाया गया था, उसे साजिश माना है अदालत ने। नंबर 1 तो कल कोई और बता रहा था, एक्चुअली कौन है नंबर 1? तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है। नीलम दुबे जवाब दे रही हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है लेकिन आज, और इतना जरूर वो जो कह रही हैं उनका हक भी है कि ऊपरी अदालत में वो जाएंगे, अपने जो भी उन्होंने साक्ष्य रखे हैं निचली अदालत में, वो ऊपरी अदालत में भी रखेंगे। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट हमने आपको दिया कि सजा पर भी फैसला आज ही आ सकता है। पुलिस ने ऐसी दरखास्त अदालत के साथ की है और अभिषेक उपाध्याय इस वक्त वही मौजूद है। जी विकास जी, आ रहा हूं 1 मिनट। अभिषेक, सजा पर ऐलान आज, यानी अदालत अभी बैठी रहेगी, अदालती कार्रवाई इस वक्त भी जारी है? बिल्कुल, देखिए 2 बातें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये है कि पुलिस की ओर से ये याचिका की गई थी कि इस मामले की सुनवाई जोधपुर की जेल के भीतर हो, बैरक नंबर 2 उसके बाद बनाई गई, और उसकी वजह ये थी कि कानून व्यवस्था की दिक्कत ना आने पाए। उसी के मद्देनजर ये कहा गया है कि ये अभी जो सजा का ऐलान पे बात चल रही है, दोषी करार देने के बाद पुलिस की ओर से कहा गया है कि सजा भी आज ही सुना दी जाए, और उसके पीछे के रीजन बहुत ही क्लियर हैं। पूरे जोधपुर में इस समय 1400 राजस्थान पुलिस के जवान हैं, उनको यहां तैनात किया गया है। यहां पर एसटीएफ की 3 कंपनियां हैं, 6 कंपनियां आरएसी की हैं, और ये सब इसीलिए लगाया गया है कि किस तरह का उपद्रव ना कर सके आसाराम के समर्थक। जी 1 मिनट अभिषेक, 1 मिनट, कुछ अपडेट है शायद मनीष के पास। जी मनीष, दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए सौरभ, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो सूत्रों से जानकारी आई है उसके मुताबिक जो सजा पर बहस शुरू हो गई है, यानी कि जो बात हम लोग कर रहे थे कि आज ही
सजा पर सुनवाई होगी, जिरह होगी और फिर सजा पर फैसला भी आज ही दे दिया जाएगा। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ। मनीष, लगातार आप अपने सोर्सेज से बात कर रहे हैं जेल के अंदर, तो अभी के अपडेट के बारे में क्या कुछ बताएंगे? देखिए, फिलहाल जैसा कि ये बात आ रही थी कि 3 दोषी हैं, 2 बरी हैं, उसके बाद लगातार कोर्ट में वैसे ही प्रोसीडिंग चल रही है और अभी जो अंदर से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि अभी भी सजा पर बहस चल रही है। यानी संभावना ये है कि आज सजा पर फैसला आ सकता है, क्योंकि पुलिस ने भी एक एप्लीकेशन मूव कराई है रिटर्न की। कल भर तक के लिए ही उनके पास पूरी सिक्योरिटी है कि शहर की लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको मेंटेन रखने के लिए जो अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया है उसके लिए कल तक के ही परमिशन थी, कल तक के लिए पूरा टाइम दिया गया है। लिहाजा अगर ज़्यादा समय लगता है फैसला देने के लिए सजा पर, तो उनको अतिरिक्त बल लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी ऊपर से। अभी फिलहाल सजा पर बहस चल रही है, कोर्ट प्रोसीडिंग वैसा के वैसा ही चल रहा है, तमाम लोग सब कोर्ट में ही मौजूद हैं, जोधपुर के डीआईजी भी वहीं पर मौजूद हैं, तो मान सकते हैं कि आज फैसला आ सकता है। तो वैसे भी मनीष, ये बात तो साफ है कि कन्विक्शन होने के बाद सेंटेंस पर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। उसमें आप मोटे तौर पर यही कहते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है, जो मुवक्किल है, उसकी उम्र इतनी है, उसके खिलाफ और पहले से कोई केसेस नहीं थे, इस तरह की ऑपरेंडी है, तो यानी कि जिरह पर भी बहुत जल्दी ही सुनवाई पूरी हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं, क्योंकि 3 लोगों को दोषी दिया है, 2 को बरी किया है, तमाम उन चीज़ों पे पहले जिरह हो भी चुकी थी। आज फिलहाल जो कि फैसला देने का दिन है और तमाम चीज़ों को देखा भी जा रहा है। प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है और इसीलिए बहुत ज़्यादा ये कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मसले को ज़्यादा खींचा ना जाए। ठीक, तो अब सजा पर बहस जो है वो शुरू हो गई है। हमारे दोनों रिपोर्टर्स मौजूद हैं जेल के बाहर, उन्होंने आपको बताया, मनीष झा, मनीष भट्टाचार्य, अभिषेक भी वही है। सजा पर बहस शुरू हो गई है, मुमकिन है कि आज ही इस पर फैसला भी हो जाए। विकास जी, ये बताइए कि सजा पर बहस ये कोई बड़ा प्रोसीजर है? आमतौर पर हम देखते हैं कि अदालतें जिस दिन फैसला करती हैं दोष या निर्दोष होने का किसी आरोपी के, उसके बाद अगले दिन या 1-2 दिन बाद वो सजा देती है, लेकिन ये एक दिन में हो सकता है। हाँ सौरभ, ऐसा कोई नियम नहीं है, नियम नहीं बाद है। में ही करना और दूसरी बात, अगर अभी आपको याद होगा, पिछले महीने लालू प्रसाद यादव की जब कन्विक्शन हुई थी तो उस दिन क्वांटम ऑफ सेंटेंस की बहस होकर के उसी दिन 2 बजे वर्डिक्ट आ गया था, आपको याद होगा। मैं भी आपके साथ यहीं स्टूडियो में था। अगर देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पंचकुला में राम रहीम वाला एपिसोड हुआ, राजस्थान सरकार की मुस्तैदी रही और राजस्थान हाई कोर्ट ने उस बात का संज्ञान लिया कि आप इसे कोर्ट में ना करके जेल परिसर में करिए। एक और राजस्थान सरकार की ये प्रतिबद्धता रही कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए और ना ही खाली राजस्थान में, इस बात का ध्यान गुजरात में भी रखा गया, जहां पे अधिकांश रूप से आसाराम के आश्रम है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ा बंदोबस्त किया गया है, पूरे डीजी लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान के इस बात को लगे हुए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स मंगवाई गई है दूसरे स्टेट से और बाकी जिलों से भी, डिस्ट्रिक्ट से रिक्वेजिशन करी है फोर्स को। तो उस बात को जज साहब को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए, आप क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे जब बहस कर रहे हैं तो क्या मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे अभी आपके रिपोर्टर ने भी ये बात कही कि उम्र का एक है, फिर आप कितने बीमार हैं, या आप रिपीट ऑफेंडर नहीं है, आपने पहले कोई कन्विक्शन नहीं है, यही मेन ग्राउंड्स रहते हैं आपके क्वांटम ऑफ सेंटेंस के। तो ये कोई बहुत लंबी बहस नहीं है और इनफ टाइम मिल गया, आधा घंटा, टू गो थ्रू दी जजमेंट। एंड नाउ बोथ द काउंसिल्स फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन के भी और डिफेंस के भी क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे बहस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, स्टूडियो में बाकी मेहमानों से अब जरा हम जरूर प्रतिक्रिया ले लें इस फैसले के बाद से, बात उन पर नहीं जा पाए हैं। सबसे पहले संदीप कौर जी, अब फैसला है आसाराम के खिलाफ, अपराध था बहुत जघन्य और अदालत ने आरोप सही पाया है और सबसे बड़ी बात, एक साजिश पाई है। केवल आसाराम ने दुष्कर्म किया इतनी बात नहीं है, आसाराम ने अपने तंत्र का इस्तेमाल करके, अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करके एक 16 साल की बच्ची को दुष्कर्म करने के लिए दूसरे शहर से अपने आश्रम में बुलवाया। इसको भी सच पाया अदालत ने। अब बताइए जी। हम अदालत का जो भी निर्णय है हम उसका सम्मान करते हुए हम ये बात कहना चाहेंगे कि आगे ये जो रास्ता है वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खुला है और ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां लोअर कोर्ट में कुछ निर्णय अलग प्रकार से रहता है, लेकिन बाद में वो निर्णय हम सभी ने बदलते हुए देखे हैं। तो हमारा न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है और हमारी ये आस्था है कि पूज्य संत जो हैं वो जरूर निर्दोष सिद्ध होंगे।
ऐसा हमारा विश्वास ये है, उनका हमारी ये आस्था उनका है। कानूनी अधिकार है कि वो प्रिय अदालत में जाएं और जरूर जाएंगे। स्वामी जी, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने ऐसा कहा था कि अगर कोई धर्म गुरु या ऐसी पदवी पर बैठा व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी पाया जाए तो उसकी सजा उतनी और कठोर होनी चाहिए। अब भी कहेंगे इस बात को जब सजा का ऐलान होना है? बिल्कुल, मैं कहूंगा बिल्कुल, सजा जो है आम आदमी के मुकाबले कम से कम 100 गुना अधिक सजा ऐसे व्यक्ति को मिलनी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है। लेकिन ये पूरे आज सनातन धर्मावलंबियों के लिए आत्मचिंतन का समय है। हम में से हर एक को, हम 100 करोड़ हैं दुनिया में, हम में से हर एक के लिए आज आत्मचिंतन का समय है। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम इतना सड़ और इतना गल कैसे गया। ये चाहे साजिश है, चाहे जो कुछ भी है, लेकिन कानून के सामने आज केवल आसाराम बापू नहीं खड़े हैं, उसमें जितने भी संत हैं, सारे लोग, आज हम लोग एक शक के दायरे में आ गए हैं और ये बहुत बुरा हुआ है। मेरे ख्याल से आप इसको बहुत बड़ा पैमाना दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा पैमाना एक आदमी के ऊपर आरोप है। देखिए, एक आदमी नहीं है, वो एक आदमी नहीं था, वो जो भारत में गुरु शिष्य परंपरा है उसमें सबसे बड़े थे आसाराम बापू। आज जब वो खड़े हैं और दोषी करार दिए गए हैं तो ये पूरे सिस्टम के ऊपर है। ये हल्की बात नहीं है। आज पूरा सिस्टम, पूरा साधु समाज का सिस्टम, पूरी गुरु शिष्य परंपरा को, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि नहीं ये हम पे नहीं है, लेकिन मैं एक साधु होने के नाते, एक मंदिर का महंत होने के नाते बहुत आज अपने आप को डिप्रेस फील कर रहा हूं। मैं ये फील कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमारी कोई गड़बड़ है, हमारा सिस्टम प्रॉपर नहीं है, जो भी दोषी हो, लेकिन आघात ये पूरे धर्म पर हुआ है और ये बहुत 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 दुखद है, बहुत दुखद है। जी जी, अवश्यमेवं भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। अच्छा और बुरा दोनों कर्मों का साथ साथ चलना होता है। जो आसाराम जी अच्छा काम किए हैं, वो आश्रम बनाया उन्होंने, बहुत सारे जो है चेले बनाए, और जो उन्होंने बुरा काम किया उनको सजा मिला। इसके पहले मैं बोल दिया था। अभी स्वामी जी कह रहे थे कि डबल होना चाहिए सजा, और एक दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि साजिश होती है। अब जब साजिश होती है और डबल सजा होगी, ये दोनों चीज अच्छी नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि समान रूप से आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ये नहीं कहा, सब समझ में आ रहा है। मैंने जो कहा, मैंने वो कहा कि यदि ऐसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति तो डबल होने दीजिए, है तो इसका मतलब विकास जी होनी इनको चाहिए। कम से कम जो है लाइफ का प्रिजर्वमेंट मिलना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है, होना चाहिए? देखिए, इसमें आपके हिसाब से, इनके हिसाब से उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल इस कानून में ही ये प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति, मुझे पहली बार पता चला और मैं इसे अप्रिशिएट करता हूं। मुझे ये वकील साहब के माध्यम से पहली बार पता चला, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं इसे अप्रिशिएट करता हूं। ये होना चाहिए। जो गुरु हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्हें जो फादर फिगर हैं समाज के लिए, पीड़ित के लिए, यदि वो अपराध करते हैं तो ये किसी भी हालत में क्षम्य नहीं, अगर अपराध की क्षमा नहीं होनी चाहिए। हर अपराध को बोल देंगे कि ये साजिश है, फिर हर अपराध को कोई साजिश नहीं बोल रहा है। साजिश को साजिश बोल रहे हैं हम। हमने कभी बलात्कार के ऊपर नहीं, आप सुन नहीं रहे हैं। हमने बलात्कार के ऊपर नहीं उठाया था। मैंने कहा ये तो कोर्ट तय करेगा कि बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, दंड क्या दिया जाना, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन जो गवाहों का मरना रहा, जो और बहुत सारी चीजें हुई, हमने उनकी तरफ बताया है। आप सुन नहीं रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। चलिए छोड़े। अभी आपने कहा कि आपने कभी भी साजिश का इस्तेमाल ये इस बलात्कार की घटना जो हुई थी उसके लिए नहीं किया, बाकी बात आप कह रहे थे। लेकिन आज तो आसाराम बलात्कार का दोषी साबित हुआ है। नहीं, मैं तो आप फिलहाल तो आसाराम बलात्कारी कहे जाएंगे। मैं बहुत हतप्रभ हूं। मुझे इसकी बिल्कुल आशा नहीं थी। जैसे ये फैसला आया, आपने देखा मेरा एकदम सिर पकड़ लिया। मुझे आशा नहीं थी, मैं एकदम हतप्रभ हूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे इस समय क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मेरा एक ही शब्द कर, प्रमाण अर्थ परीक्षण। अच्छा, अभिषेक के पास चलेंगे। अभिषेक, ये साजिश जो रची गई उसकी सजा का प्रावधान इसीलिए इस गुनाह में ज्यादा रखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो एक अभिभावक की भूमिका में हो, जिस पर पूरा पूरा विश्वास करती हो वो महिला या वो लड़की, उसके साथ ऐसा दुष्कर्म, ये आम अपराध से एक बड़ा अपराध माना है। बिल्कुल सर, देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इस मामले में जो पूरी चेन ऑफ इवेंट है, जो गवाहियां हुई हैं और जो आश्रम से जुड़े लोगों ने बताया है, उसके मुताबिक पूरा का पूरा एक साजिश का ताना बाना बुना जाता था। और सिर्फ इस पीड़िता की बात नहीं है, गवाहियां इस रूप में हुई हैं कि ये एक पूरा सिलसिला था कि किस तरह से जो शिष्याएं हैं, जो छात्राएं हैं, वो आसाराम के फार्म हाउस में, आसाराम के आश्रम में लाई जाती थी। कुछ लोग थे जो वहां पर उनको वहां जाने में मदद करते थे और उनका ब्रेन वॉश करके कहा जाता था कि तुम्हारा
तुम्हारा इस तरह से कल्याण होगा। कल्याण जैसे शब्द को आसाराम अपनी हवस का एक आवरण बना करके पेश करता था और इसी के चलते सबसे अहम बात है कि जो उसके वैद्य ने गवाही दी है, अमृत प्रजापति जिसकी हत्या कर दी गई, वो बहुत ही अपने आप में अहम है। और इसके अलावा जो राहुल सचान, वो गवाह जो आसाराम का पीए हुआ करता था, जो गायब हो गया गवाही दे, उस पर जानलेवा हमला हुआ। लेकिन उसके पहले जो बातें इन लोगों ने रखी हैं, वो बातें अगर आप पढ़ेंगे तो आसाराम का जो असली चेहरा है वो सामने आता है। मनीष है इस वक्त जोधपुर जेल के बाहर। मनीष, कोई और खबर पहुंच रही है आप तक? आपने बताया थोड़ी देर पहले कि अब सजा पर बहस शुरू हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए कि आसाराम के वकील और जो इस मामले में शिल्पी और शरद, उनके वकील अब सजा पर जो बहस शुरू हुई है उसमें अपने अपनी तरफ से दलील दे रहे हैं। कल ही जब मैं आसाराम के वकील से बात कर रहा था, मैंने कहा कि अगर आपको मान लीजिए कि दोषी करार दिया जाता है तो इस मामले में फिर आपके आर्गुमेंट्स क्या होंगे। तो उनका कहना था कि हम सबसे पहले तो यही कहेंगे कि आसाराम की उम्र करीब 80 साल हो गई है और उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर उन्हें अदालत से थोड़ी रियायत की उम्मीद है, थोड़ी दया दिखाई जाए। दूसरी दलील हमारी यही होगी कि आसाराम जीवन भर उपदेश देते रहे, लोगों को सही मार्ग पर चलना उन्होंने सिखाया। यह अलग बात है कि आज अदालत की नज़रों में आसाराम के जो कृत्य हैं वो बेहद शर्मिंदगी वाले हैं, बेहद घिनौने हैं। लेकिन आसाराम के वकीलों की यह दलील रहेगी कि आसाराम ने अपने समर्थकों को सही मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। इसके अलावा जो तीसरी अहम बात आसाराम की तरफ से कही जाएगी कि आसाराम के कई सारी जो संस्थाएं हैं वो लोक सेवा के काम करती है। तो ये सब तरह की दलील दरअसल दी जाएगी ये कहने के लिए कि कम से कम सजा दी जाए अगर एक बार अदालत ने आसाराम लेकिन वो कम से कम भी 10 साल की सजा है इन अपराधों में जिनमें आसाराम दोषी पाया गया है। कुछ कह रही हैं संदीप जी? जी, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, मैं एक तो दोहराना चाहूंगी कि जहाँ एक तरफ न्याय व्यवस्था पर हमारी श्रद्धा है, दूसरी और हमारा न्याय देवता पर भी विश्वास है और हम ये जानते हैं कि न्याय होगा, दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत जगह पुलिस भी झूठे साक्ष्य जुटाती है और आम लोगों का पुलिस पर भी विश्वास नहीं है। और जहाँ एक तरफ कहा जा रहा है कि कैसा अनुभव कर रहे हैं जो उनके समर्थक हैं, तो इस पर मुझे लगता है ये हवा ना बनाई जाए, क्योंकि उनको भी श्रद्धा है न्याय व्यवस्था पे। वो जो अपनी बात कह रहे हैं तो हम उस बात पर चलें। और हम बापूजी ने जो कोई बहुत सारी विदेशी कंपनियों के जो धंधे बंद कराए हैं उसके कारण भी बहुत सारे लोग फिर उसी साजिश वाली बात पर आ गए। अभी तो एक अपराध बलात्कार का अपराध सिद्ध हुआ है। ये अभी हम ये कह रहे हैं, अब आप फैसले के बाद भी ये कह रही हैं अगले कोर्ट में भी ये बात जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अब आप उस कोर्ट में जाने से पहले ही आप साजिश की बात कर रही हैं, आप विदेशी कंपनियों की बात करने लगी। पहले आप धर्मांतरण की बात कर रही थी। नहीं, हम उस वक्त तथ्य पूरे नहीं रख पाए थे, जिसको मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे धर्मांतरितों की घर वापसी कराई थी, क्योंकि उन्होंने गौ रक्षा के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। तो जो बहुत सारे लोग हैं उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो सब एक साथ होकर इस प्रकार के कार्यों के लिए बहुत अच्छे उन्होंने हो सकता है कि मुझे ये बताइए, मैं आपकी अगर बाकी सारे आरोपों को सच भी मान लूं तो अदालत ने आज एक 16 साल की लड़की के आरोप को सच पाया है, उस पर क्या कहेंगे आप अदालत के ऊपर सवाल उठा रही हैं? नहीं, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रही हूं कि जहां एक तरफ हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ हमें ये पूरा विश्वास है कि ऊपरी अदालतों में वो निर्दोष अवश्य सिद्ध किए जाएंगे। ये हमारी आस्था है और मैं आपकी आस्था का सम्मान है, आपकी आस्था का सम्मान है, लेकिन कानून आस्था पे नहीं चलता, अदालत में आस्था पे चलती है। मैं मान लिया कि इन्होंने किया है, मैं मान लिया कि इनको सजा ठीक मिली है, लेकिन एक चीज बताइए, आपके एक हीरो जिसके पास स्टेन गन पकड़ा गया, एक जो है AK-47 पकड़ा गया, उसको सजा दी गई और बाद में वो अंदर जेल में था और उसको वहां का DIG या जेल का अध्यक्ष ये कहता है कि ये बहुत अच्छा अंदर काम किया है, लिहाजा इसकी सजा करके कम इसको छोड़ दिया जाए। तो मेरा कहना है कि ये इन्होंने सब कुछ किया है, लेकिन ये जेल के अंदर ये भजन कर रहे हैं, कोई ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इनको भी ध्यान में रखते हुए मुझे ये बाहर भजन भी करते थे, बलात्कार भी करते थे। नहीं करते थे, वो देखिए ऐसे आदमी के साथ आपके हिसाब से कोई रियायत होनी चाहिए। AK-47 बाहर रखा हुआ था। लाखों लोग आज देश में हैं जो निर्दोष होकर जेल में हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो गुनहगार होकर के बाहर हैं। क्या ये पैमाना रह जाएगा अगर कोई आदमी दोषी करार दे दिया गया है तो आप उसके लिए रियायत मांगने के लिए ये सब आप जो बम वहां विस्फोट हुआ था, हजारों लोग वहां मारे गए थे। पंडित जी, उसका इस केस से क्या संबंध है? मैं कह रहा हूं कि उसका संबंध है। कई लोग को छोड़ा जाता है, कई लोग को अच्छे चरित्र के बारे में छोड़ दिया जाता है। चलिए ठीक है, जो जेल के अंदर रहते हैं। चलिए एक ठीक, विकास जी। सौरभ, बड़े दुख की बात है
कि धर्म की आड़ में या आप अच्छे काम करते थे, ये बात राम रहीम ने भी कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम उस 16 साल की लड़की की असमियता को कहीं भूल गए हैं। वो बड़े दुख की बात है। हमने कभी ये सोचा है कि अगर एक नाबालिग ने आकर के इतना घोर अपराध के बारे में रिपोर्टिंग करी है तो उस लड़की की असमियता कहाँ गई? शायद वो एक इंपॉर्टेंट इशू है। और वो लड़की, मैं ये कहना चाहूंगी कि राजस्थान के कोर्ट के ही एक न्यायाधीश श्री राजेंद्र जी ने ये कहा कि 90% ऐसे केस जो हैं वो झूठे पाए जाते हैं। जी, लेकिन अगर वो अदालत आज फैसला दे रही है तो हम उस फैसले को मानेंगे। हाँ, इस वक्त के लिए हमें जो जी हाँ, कह रहे हैं, तो लेकिन अगली अदालतों के लिए कम से कम अभी तक तो माने। आप भी इंतजार करिए अगली अदालतों के फैसले का। देखिए, कोई भी फैसला निचली अदालत, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते कितना वक्त लगता है हम सब जानते हैं। उम्मीद तो हम ये करते हैं इस फैसले में जल्द से जल्द हो, जल्द से जल्द इसके ऊपरी अदालतों में भी निर्णय हो। ठीक, हमारे साथ एच.एस. रावत साहब अब स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप ज्योतिषाचार्य हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, स्वागत है आपका रावत जी। और इस मामले पर अब अदालत के फैसले के बाद आप मानेंगे? अभी थोड़ी देर पहले स्वामी जी ने कहा आत्मावलोकन का वक्त है। आत्मावलोकन ये भी नहीं होना चाहिए कि आपके समाज में कैसे कैसे लोग इन पदवियों पर बैठे हैं और उनमें कितने करोड़ों लोगों की श्रद्धाएं हैं और उनके क्या कृत्य होते हैं? जो कृत्य होते हैं उनके हम खिलाफ हैं, लेकिन जहां धर्म को साना जाता है सियासत के तहत, उसका भी हम विरोध करते हैं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब एक व्यक्ति 4.5 साल से जेल में है, उनका क्राइम 376 या पॉस्को उनके ऊपर लगाया गया, उसके तहत उनको जमानत नहीं दी गई और एक आतंकवादी को छोड़ दिया जाता है। 9000 जो पत्थरबाज हैं जम्मू कश्मीर, उनको छोड़ दिया जाता है, जैसे मोहम्मद के आतंकवादी को छोड़ दिया अब देखिए यही तो होता है, यही है बात को घुमाना, मुद्दे से भटकाना। घुमा नहीं रहा, मुद्दे से मत भटकिए। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। बता दो आप मुझे बताइए आज रावत जी एक मिनट। रावत जी, अब मैं जानता हूं आपकी आवाज बहुत ऊंची है, मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसलिए हम आराम से बात करते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, आज अगर आपका इस समाज का, मैं भी एक हिंदू हूं, अगर कोई हिंदू धर्मगुरु कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा गया है, हम अगर उसकी निंदा करेंगे, हम अगर उससे लोगों को चेताएंगे, तो उससे धर्म का भला होगा या उसको बचाने से भला होगा? हम विरोध करते रहे 4 साल तक, इनका लगातार इस चैनल से विरोध किया। आज मैं इनके जो कुकृत्य हुआ उसका मैं विरोधी हूं, लेकिन मैं इस बात की सपोर्ट में हूं कि जैन सरस्वती जी को हत्या के केस में जयललिता ने फंसाया और बाद में कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। उनके ऊपर इतना आघात लगा कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। साध्वी प्रज्ञा, उनका पूरा जीवन उन्होंने जेल के अंदर नरक में बिता दिया। स्वामी असीमानंद, और आप देखिए कि स्वामी रामदेव पर कितने केस लगे, सब में बरी हो गए। रामपाल भी आज जेल में है, उनके ऊपर एक केस ऐसा था, उसमें वो बरी हो गए। जब तक ये सारे लोग, ऐसे जो धर्मगुरु हैं, जब तक ये सारे लोग निचली अदालतों से दोषी करार दिए गए होते हैं, तो जब तक इन पर दोष साबित पाया गया, तब तक इन्हें दुनिया ने दोषी ही कहा ना। तो आप अभी से इनके बचाव में क्यों उतर गए? भरपाई कौन करेगा ये बताओ। आप मुझे ये बताइए कि अगर आज ऊपरी अदालतें भी आसाराम को बलात्कारी घोषित कर देती हैं, तो आपको अफसोस होगा कि आज आप इनका बचाव कर रहे थे? मुझे बिल्कुल अफसोस होगा कि गलत, अगर कोई गलत मान लो नहीं किया और गलत फंसाया गया, क्या रेप केस है वो? रेप केस नहीं है। मैं आपसे आपकी बात पूछ रहा हूं। अगर ऊपरी अदालत भी इन्हें दोषी करार देती है, तो आप आज जैसे इनका बचाव कर रहे हैं, तब अफसोस करेंगे अपनी बात पर? अदालत की बात को सिरे रखते हैं, लेकिन अदालत से हम ये कहते हैं बड़ा दोहरा मापदंड है, बड़ा दोहरा मापदंड। कानून बराबर, हम अदालत का सम्मान करते हैं, हम अदालत को मानते हैं, अदालत का फैसला शिरोधार्य, लेकिन साजिश है। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ? लेकिन उसके साथ क्या हुआ? हिंदू धर्म के या तो आप अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं या नहीं करते? साधु संत वो फंसाए जाते हैं पॉलिटिकल साजिश में, अगर वो कोर्ट को सपोर्ट नहीं करते। तो फिर ये बताइए, चलिए तो फिर ये बताइए कि यहाँ कौन सी पॉलिटिकल साजिश है? यहाँ कौन सी पॉलिटिकल साजिश है? अब ये साजिश का मैं पर्दाफाश करूंगा तो मेरे ऊपर भी केस रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अगर मैं कांग्रेस की बुराई करूंगा तो मेरे को लपेटेंगे, अगर मैं बीजेपी की बुराई करूंगा तो वो मुझे लपेटेंगे। अगर उन्होंने कहा था भाई ये साजिश पप्पू की है, और आज राहुल गांधी को सारे पप्पू बोलते हैं, ये इन्हीं का शब्द दिया हुआ था। देखिए, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप कहां की बात को कहां ले जा रहे हैं। पहली बात तो मुझे ये समझ में साजिश है ना। मैं कह रहा हूं अदालत का फैसला आपके सामने, साजिश आप बताइए क्या है? संजय दत्त कौन सी साजिश है? टाड़ा लगा। अब आप संजय दत्त की बात करेंगे, अब आप साध्वी प्रज्ञा की बात करेंगे, कितनी बार अब आप शंकराचार्य जी की बात करेंगे, लेकिन आप आसाराम की बात नहीं करेंगे, जो कि आज बलात्कारी साबित हो गया। मैं आसाराम की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको लगता है कि इतना बड़ा अपराध है जिससे ऊपरी अदालत बरी कर देती है, तो फिर आप क्या करेंगे?
अगर इनको ऊपरी अदालत बरी कर देती है तो मैं कहूंगा कि आसाराम निर्दोष है। निर्दोष है। और जब इनके 5 साल या जेल में इन्होंने जेल की रोटी खाई तो आसाराम क्या होगा? तो आसाराम हिंदुस्तान के पहले शख्स नहीं है जिनके साथ ये होगा। तो फिर देश का करोड़ों लोगों के साथ यही होता है और वो उन्हीं करोड़ों लोगों के बराबर है। फिर क्यों आसाराम कोई व्यक्ति को भगवान के भेजे दूत नहीं है। नहीं है। पहली बात मानिए आप, कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। ये उस आम आदमी की तरह है जो कि सड़क पर चलता है, उसी आम आदमी की तरह है जो जेल में भी सड़ता है। अगर इनके साथ भी ऐसा होगा तो इनको स्वीकार करना पड़ेगा। ये इनके अपने कृत्य हैं, इनके अपने कर्म हैं। मैं इनके पापों के साथ नहीं, मैं धर्म के ऊपर जो हमारे हिंदू धर्म, कोई धर्म पे हमला नहीं है, धर्म पे कोई हमला नहीं है। तो फिर किसी ने नहीं कह दिया कि हिंदू धर्म में यही होता है। किसी ने ये नहीं कह दिया कि पूरे धर्म में यही चलता है। साध्वी प्रज्ञा की भरपाई करो, असीमानंद की भरपाई करो। अदालतें करेंगी, अदालतें करेगा, अदालतें करेंगे, उन्होंने अदालतें करेंगे। अदालत ने बरी कर दिया, तो फिर कर दिया, अदालत ने अपना काम कर दिया, होगी तो अदालत ने अपना काम कर दिया। महाराज मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, इतना प्रेम, इतनी दया आसाराम के लिए क्यों? दया नहीं है मेरी। फिर अगर उन्होंने गलत किया है तो सजा भोगे, लेकिन गलत किया है सजा भोग रहे हैं। मनीष झा के पास चलते हैं। मनीष, अब वक्त इंतजार केवल सजा सुनने का है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ इंतजार सजा सुनने का है। मैं बस बीच में आपको रोककर केवल ये कहना चाह रहा था कि आप जिनसे बात कर रहे हैं, वो जितने भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो तमाम एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको ट्रायल कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। साध्वी प्रज्ञा को एनआईए ने अपनी चार्जशीट में क्लीन चिट दी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अदालत ने उसे दोषी पाया। जयेंद्र सरस्वती को ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनको क्लीन चिट दी है, लेकिन उससे ये मामला अलग है। यहाँ पर 4 साल की ट्रायल के बाद, सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी पाया है। और इंडिया टीवी ही नहीं, बल्कि भारत का संविधान कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं होता है तब तक वो निर्दोष है। लेकिन आज अदालत ने दोषी साबित कर दिया है। अब जब तक ऊपरी अदालत उसे निर्दोष साबित नहीं करता, तब तक आसाराम बलात्कार के मामले के दोषी माने जाएंगे, भले ही उनके समर्थक उन्हें चाहे जिस रूप में माने। आतंकवादियों को जेल से छोड़ा जाता है, वो दोषी होते हैं। आपको आज देश में सब कुछ गलत नजर आ रहा है क्योंकि आसाराम बलात्कार का? मैं तो पहले भी गलत, मैं तो जो गलत हो रहा था मैं पहले भी बोल रहा था, मैं तो पहले भी बोल रहा था, आज भी बोलता रहूंगा। देश में एक जैसा कानून होना ही चाहिए। आसाराम गलत करते हैं तो जेल में डालो, और आतंकवादी करता है तो फांसी दो। उसके लिए रात के 12 बजे अदालत आवाज हिंदू धर्म के संतों के खिलाफ उठाई जाती है, बहुत सिलेक्टिव उठाई जाती है। सारी बातों का जवाब दे सकता हूं। उस आतंकवादी के लिए रात को 12 बजे अदालत खुली थी, तो अदालत ने क्या फैसला दिया था और उस व्यक्ति को फांसी हुई कि नहीं हुई, क्यों खुली रात के 12 बजे अदालत? आप जानते हैं क्यों खुली जब शाम को 5 बजे अदालत बंद हो जाती है? बहस आज नहीं करेंगे हम। आज हम ये बहस करेंगे कि आसाराम जैसे लोगों का क्या करना चाहिए, आप जैसे लोगों को, क्योंकि आप में लोग आस्था रखते हैं, भरोसा करते हैं, एक विश्वास के साथ आपके पास जाते हैं। और ऐसा ही आदमी अगर आसाराम जैसा, सौरभ जी, राजनेताओं में लोगों का विश्वास होता है, तो क्या करेंगे? राजनीतिक पार्टियों में विश्वास होता है, राजनेता बलात्कार करते हैं, राजनेता जमानत में छूट जाते हैं, उन पर पॉक्सो नहीं लगता है, वो भी रेप कर रहे हैं, और रेप करने के बाद पार्टी के लोग बोलते हैं होते रहते हैं। अब मैं वही कह रहा था कि आपकी हर बात का जवाब है। अभी कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर पॉक्सो लगा ना, एमएलए है, यूपी में लगाया ना, अभी आप कह रहे नेता के ऊपर पॉक्सो नहीं लगता। सेंगर कैसे पकड़ा गया और पार्टी के लोगों का बयान कैसे आए, जिसके आपने देखे बयान कैसे आए? तो अगर उन पार्टी के लोगों ने बयान दिए तो आपने कुछ नहीं बोला। डॉक्टर रावत ने बयान दे दिया तो एक आवाज में कहा कि इस आदमी के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए पॉक्सो के अंदर, और करना पड़ा सरकार को क्योंकि वो न्याय सम्मत था। एक मैं अपडेट दे दूं जरा अब तक का जो भी हुआ है। आसाराम को एक नाबालिग लड़की से रेप का दोषी करार दे दिया गया है। जोधपुर जेल में बनी विशेष अदालत में जज ने अपना फैसला आपसे थोड़ी देर पहले सुनाया है। कुल 5 आरोपी थे आसाराम के अलावा, इनमें से 3 को दोषी करार दिया गया और 2 को बरी कर दिया गया। पॉक्सो एक्ट और धारा 376 के तहत बलात्कार का दोषी पाया गया इन लोगों को, यानी आसाराम को अब जेल में ही रहना होगा। इस मामले में आसाराम के 2 सहयोगियों शिल्पी और शरद चंद्र को भी इस केस में इस साजिश का हिस्सा मानते हुए दोषी पाया गया है, जबकि शिवा और प्रकाश इन 2 लोगों को बरी किया गया है। बड़ी खबर यह है कि आसाराम की सजा पर जेल कोर्ट में बहस शुरू हो चुकी है। आज ही आसाराम की सजा पर फैसला आ सकता है, इसकी पूरी उम्मीद है। इस वक्त आसाराम के वकील अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। आसाराम के वकीलों ने उनकी बड़ी उम्र और उनकी बीमारियों का हवाला दिया है। इस मामले में पीड़िता के पिता की प्रतिक्रिया भी आई। उनका कहना है कि उन्हें न्याय मिला है और कोर्ट आसाराम को कड़ी से कड़ी सजा दे। ये अभी तक का अपडेट है। अब अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं क्यों सजा कम से कम हो, या जो अभियोजन पक्ष है वो अधिकतम सजा की मांग करेगा। अभिषेक उपाध्याय थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आसाराम की उम्र जो कि लगभग 80 वर्ष है,
उन्होंने जीवन भर जो उपदेश दिए, जो धार्मिक कार्य किए और जो जनसेवा के कार्य किए, ये उनका प्रमुख तर्क है या प्रमुख हथियार है कम सजा पाने के लिए। अभिषेक। बिल्कुल सौरभ, देखिए जो बचाव पक्ष है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि 427 आश्रम है पूरे देश भर में आसाराम के, और ये आश्रम जो है ये सात्विकता का संदेश देते हैं। आसाराम सच्चिदानंद के उपासक हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और उनका जो समाज सेवा का इतिहास है, जो दावा किया जा रहा है आश्रम की ओर से कि वो बहुत बड़े समाज सेवी हैं, उनके तमाम आश्रमों में जो शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा, इस तरह की बातें रख करके, उम्र का हवाला दे करके, सबसे बड़ा उनका तर्क यही है कि इस आधार पर उदारता बरती जाए कि आसाराम बहुत ही महान आदमी हैं बलात्कार का दोषी होने के बावजूद। ये जो विरोधाभास है, इसी विरोधाभास को यहाँ पर वो सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और मनीष, लेकिन जो आप बता रहे थे इन धाराओं में कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, यानी अगर ये दलीलें मान भी लेती है अदालत तो भी कम से कम 10 साल की सजा आसाराम को होना तय है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निर्भया कांड के बाद जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 आया था, उसके बाद आईपीसी की धारा 376 के जिन सेक्शन के तहत आसाराम को आज दोषी ठहराया गया है, 376D और 376(2)F, उसमें कम से कम 10 साल की सजा है, और 376(2)F में तो कम से कम 20 साल तक की सजा है। तो इतना तो तय है कि अब कम से कम 10 साल की सजा आसाराम को होगी। वहीं दूसरी तरफ जो अधिकतम सजा का प्रावधान है उम्र कैद तक का, उसमें भी अमेंडमेंट के बाद यह कहा गया था कि उम्र कैद का मतलब सिर्फ 14 साल या 20 साल नहीं, उम्र कैद का मतलब ताउम्र, जब तक उनकी सांसें चलेगी तब तक जेल में रहना पड़ेगा। ये नया अमेंडमेंट है। हालांकि पिछले सप्ताह जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें इस अमेंडमेंट को और ज्यादा कठोर करके उसमें फांसी की सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो आप देखेंगे कि 2013 में जो कानून में संशोधन किया गया था उसके तहत आज ये फैसला आया है। जो 0 FIR दर्ज की गई थी, पहला 0 FIR, उसके तहत ये फैसला आया है। और अब यहाँ पर जो विक्टिम पक्ष के लॉयर हैं उसका कहना यह है कि जो 2 आरोपी बरी हो गए थे उससे मुआवजा लिया जाना चाहिए। हालांकि ये लॉजिक सही नहीं है, जो बरी हो गए वो बरी हो गए, अदालत की नजर में वो बेगुनाह है, उनको उनकी इज्जत रिस्टोर करने का हक है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अदालत उन दोनों चलिए, थोड़ी देर का इंतजार और है, ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर सजाओं पर जो दलीलें पेश की जा रही हैं उसमें अदालत ने किसमें कितना दम पाया। हमारे साथ रविंद्र कुमार जी जुड़े हैं, आप भी वकील हैं हाईकोर्ट के, और महेंद्र चावला जो कि पहले जुड़े रहे थे आसाराम और उनके आश्रम के साथ, लेकिन बाद में उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सी कुकृत्य होते पाए आश्रम के अंदर और फिर वो खुलकर बोलने लगे आसाराम के खिलाफ, और उनके ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया था जिसपे उनको गंभीर चोटें पहुंची थी। वो उनके वकील रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। सर, अब इस फैसले के बाद क्या लगता है आपको कि और इस किस्म के जो मुकदमे, जैसे सूरत में मुकदमा दायर किया था, अहमदाबाद में वो केस चल रहा है, अभी कई और मामले थे आश्रमों के अंदर जो कुछ हुआ करता था उसको लेकर के चल रहे हैं, इन सब में भी आगे जांच बढ़े, मुकदमों में फैसला जल्द आए, इसकी उम्मीद बनती है? बिल्कुल बनती है, क्योंकि आसाराम जी पे अभी जो है 5 मुकदमे और जगहों पर चल रहे हैं, और इसी तरह उनके बेटे नारायण साईं पे भी मुकदमे चल रहे हैं। और इस फैसले ने एक नज़ीर तय की है कि आसाराम के ऊपर जितने भी आरोप हैं वो वास्तव में सच थे, और इसलिए अदालत ने उनको दोषी माना है और उनको सज़ा दी है। बाकी मुकदमों में भी अब यही बात जो है सिद्ध होगी कि आसाराम के अन्य आश्रमों में भी जो उन पर आरोप हैं वे वास्तव में सत्य हैं, और उनमें भी आसाराम को सज़ा मिलेगी और उन मुकदमों का फैसला भी जल्दी होगा। क्योंकि हाल ही में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मुकदमे चल रहे हैं उनका फैसला जल्दी से जल्दी हो, और इसी साल में सारे मुकदमों का फैसला जो आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर है उन सब पर जो है फैसला आ जाएगा। देखिए, आज हमने आसाराम के कई वकीलों से बात की, जितने भी गवाहों के ऊपर हमले की बात कही जा रही थी, या जो पुराने जो लोग जुड़े हुए थे आसाराम के साथ, महेंद्र चावला उनमें से एक है, उन पे भी हमला हुआ था, उनका कहना यह था कि ये सब तो एक साजिश है ताकि आसाराम को फंसाया जा सके। कोई भी आदमी अपने ही केस को कमजोर करने के लिए गवाहों को क्यों मरवाएगा या उन पर हमले क्यों करवाएगा, जानते हुए कि इसके बाद अदालत उनको जमानत नहीं देगी। जब आसाराम पर यह मुकदमा 2013 में नहीं शुरू हुआ था, उससे पहले भी आसाराम पर ये आरोप रहे हैं कि वो लोगों पर हमला करवाते थे और उनकी जान ले लेते थे। राजू चांडक का एक मुकदमा ऐसा ही था। राजू चांडक पर आसाराम ने जो है गोली चलवाई थी, और राजू चांडक भी हमारा मुवक्किल रहा है, हमने उसका मुकदमा लड़ा था।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि आशाराम जो है आदतन जो है उनके पास इस तरह के हथियारबंद लोग होते थे कि ताकि वो अपने विरोधियों को दबा सकें, उन्हें कुचल सकें, और इसीलिए ये जो है आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों का समूह है। और आसाराम जो है इन सब का एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि इस गिरोह का मुखिया है। तो ऐसी हालत में ये कहना है उनके वकीलों का कि कोई व्यक्ति जो जिस पे मुकदमा चल रहा है वो अपने खिलाफ जो है अपने जो गवाह हैं, अपने खिलाफ गवाह हैं, उन पर क्यों हमला कराएगा। आशाराम की प्रवृत्ति है। आशाराम ने तो लड़की तक को और उसके माता पिता तक को पूरी तरह प्रताड़ित किया, क्योंकि ये लोग मानते थे कि अगर गवाही नहीं रहेगा तो मुकदमा कैसे चलेगा और हम बरी हो जाएंगे सबूत के और चश्मदीद गवाह के ना होने पर। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक हमको लेना होगा यहां पर, लेकिन फिर बता दें आपको इंतजार हो रहा है कि दोषी पाए जाने के बाद अदालत कितनी सजा आसाराम को और उसके सहयोगियों को देती है। लौटते हैं जब